नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र पंचिंग बैग या कमाई का जरिया। तमिलनाडु बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, कांग्रेस ने की राफेल मामले पर झूठ के सहारे यूपीए कार्यकाल के घोटालों से ध्यान हटाने की कोशिश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर दी श्रद्धांजलि। गुजरात के केवड़िया गांव में रेलवे स्टेशन की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने के सरदार पटेल के योगदान को किया याद। रेल मंत्री ने वडोदरा में की देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी राष्ट्र को समर्पित। मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष जोरमथांगा तीसरी बार बने मिजोरम के मुख्यमंत्री। राज्यपाल के राजशेखरन ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नतीजों के 4 दिन बाद भी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस में मंथन जारी। कल रायपुर में बैठक के बाद हो सकता है ऐलान। FATF समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत और फ्रांस प्रतिबद्ध। दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में बनी सहमति। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर जल्द शुरू होगा काम। अंतरिक्ष और कारोबार के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, कुख्यात हिजबुल सरगना समेत 3 आतंकी ढेर, 1 सुरक्षाकर्मी शहीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र कांग्रेस के लिए पंचिंग बैग है और कमाई का जरिया। उन्होंने ये बात तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विषयों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकारों के समय रक्षा क्षेत्र में हुए घोटालों पर भी तंज कसा। Ours is a government that values your safety and well-being above everything else. We will do everything possible to protect India and 130 crore Indians. When it comes to national security, the morale of the forces is important. Among the first thing that we did after coming to power, we have conveyed to the soldiers that we value them. The soldier who is standing at the border knows that the country is standing behind him. Our government has ensured operational freedom for our forces to deal with those who are harming the country. The surgical strikes show how capable our forces are to give a strong answer to those who attack us. Sadly, for Congress, national security and defense sector is either a punching bag or a funding source. On one hand, the leaders call the army chief names and mock the surgical strikes. On the other hand, they have looted the defense sector from the Jeep scam back in the 40s and 50s to Bofors in the 80s, the Augusta scam and the submarine scam, among many others. All they see is way to make money, even if it means the morale of our forces is diminished. Thankfully, those days are gone. We are proud of our forces and have faith in them. We are a peace-loving nation, but will not
hesitate to give a fitting reply to anti-social elements who harm our people and disturb our development. और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राफेल डील पर कांग्रेस की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने इस झूठ की आड़ में उन घोटालों को छुपाना चाहते हैं जिसके लिए जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया था। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में सर्वोच्च है और जनता को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बावजूद कांग्रेस जेपीसी की जिद पर अड़ी है। ऐसे में बीजेपी ने शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा। दिल्ली में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी राफेल विमान डील के बारे में पहले भी झूठ बोल रहे थे और अब भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ के सहारे बोफोर्स, अगुस्ता वेस्टलैंड और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे घोटालों पर से ध्यान हटाना चाहते हैं। क्या कारण था कि राहुल गांधी रोज राफेल को लेकर झूठ बोलते थे? उनके मन के ऊपर एक बोझ था और बोझ था कि मेरी पार्टी और मेरे परिवार के ऊपर बोफोर्स का कलंक है और क्योंकि वो कलंक है कि साबित हो गया ये विदेशी खाते हैं, इन खातों में पैसा गया है। कोत्रोची नाम के उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति जो इटली से आए थे, उनके नाम का भी खाता है। अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, इसलिए विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। नरेंद्र मोदी एक गरीब सामान्य परिवार से आया हुआ और हमको कटघरे में खड़ा कर रहा है और उस पर कोई आरोप नहीं लग सकता। तो कम से कम कीचड़ तो हम उछालने का प्रयास करें, सच हो या झूठ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब झूठ है, वो कहता मैं फिर नहीं मानता। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी राफेल मामले पर अपना पक्ष रखा। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राफेल डील को लेकर अब भी किसी को कोई शंका है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। राफेल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इससे बड़ा न्यायालय कहीं नहीं है, इससे ज़्यादा भरोसा जनता को किसी पे नहीं है। मैं समझता हूँ अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि राफेल में उंगली उठ रही है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसी में लोग विचार कर सकते हैं। राफेल डील को लेकर लगे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया था, जिसने इस बात पर मुहर लगाई थी कि फ्रांस और भारत के बीच हुए राफेल विमान सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि इतने बड़े सौदे में सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि महज धारणा के आधार पर संवेदनशील मामलों की जांच नहीं कराई जा सकती। साथ ही सौदे की सीबीआई जांच कराने से जुड़ी सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर और चर्चा के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का। अखिलेश, राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए स्मृति, प्रधानमंत्री का बहुत ही अहम बयान है क्योंकि पहली बार कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद किसी ने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने ही जो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने ये सवाल पूछा कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो जवाब आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उस निर्णय पे उन्हें कंग्रेचुलेट किया और बोला कि ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ कि पहले सुरक्षा पर, रक्षा मामले पे सरकारें ध्यान नहीं देती थी और किस तरीके से हमारी सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार, इस पर ध्यान दे रही है। तो प्रधानमंत्री ने एक लंबा उत्तर दिया। लंबा उत्तर में उन्होंने इस बात की चर्चा की कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस हमारा सबसे बड़ा हमारी सबसे बड़ी प्रमुखता है और उसी प्रमुखता के तहत उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से आतंकवाद को उन्होंने टैकल करने की कोशिश की। पूरी दुनिया के देशों के साथ उन्होंने आतंकवाद के मामले पर बात की। उसी तरह से उन्होंने नक्सल मसले पर किस तरह से हल करने की कोशिश
कोशिश की और उसके बाद उन्होंने रफाल के मामले में यह बताया कि देखिए रफाल का सीधा नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की हमेशा आदत रही है कि जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे हो या डिफेंस के मामले पे हो, वे देश को उलझाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि या तो वो पंचिंग बैग रहा है या वो मुद्रा कमाने का जरिया रहा है नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस। और इसी में उन्होंने नाम लिया, मैं बताऊं आपको कि नाम लिया उन्होंने जीप स्कैम से लेकर बोफोर स्कैम तक। उन्होंने नाम लिया कि किस तरीके से कांग्रेस ने 40 के दशक से जीप स्कैम में पैसा बनाया और किस तरह से बाद के दशकों में किस तरह से सबमरीन और अगस्ता वेस्टलैंड, बोफोर्स, इन सारे स्कैम की प्रधानमंत्री ने चर्चा की और उन्होंने इशारा किया एक बार, मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी देश की जनता को कि जो कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है उस कांग्रेस के दामन पे पहले से ही कई दाग लग चुके हैं। और इसके कारण होता ये रहा है कि जो बाद में जेटली ने जिसका थोड़ा सा और ज़्यादा उसको विस्तार दिया, जेटली ने कहा कि अपने उन स्कैम्स को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग अभी इस मामले पे, रफाल के मामले को उठा रहे हैं ताकि उनका अपना स्कैम ख़त्म हो। तो मुझे लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। स्मृति। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात का दौरा कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन किए। उन्होंने इस जगह के पास ही स्थित केवड़िया में एक रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति ने केवड़िया स्टेशन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बताया। केवड़िया रेलवे स्टेशन की इमारत इस रेल मार्ग की पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी। आने वाले दिनों में गुजरात का केवड़िया कस्बा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के लिए भी जाना जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सरदार पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर केवड़िया में रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केवड़िया स्टेशन के तैयार होने से इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि रेल सेवा उपलब्ध होने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने वाले पर्यटकों की यात्रा कम समय में और आसानी से हो सकेगी। उन्होंने देश के विकास में रेल सेवा के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। यहाँ आने वाली गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने तथा इस स्टेशन के बन जाने से इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले देश और विदेश के पर्यटकों की यात्रा कम समय में तथा आसानी से संपन्न होगी। यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इस स्टेशन के निर्माण को मैं भारतीय रेलवे द्वारा सरदार पटेल के सम्मान में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में देखता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से महज 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित छोटे से कस्बे केवड़िया के लिए ये पहला रेलवे स्टेशन होगा और रेल सेवा के जरिए केवड़िया देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न केवड़िया रेलवे स्टेशन पर जल प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सोलर पैनल के जरिए 200 किलोवाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुजरात विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इस क्षेत्र को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है। केवड़िया स्टेशन की इमारत इस रेल मार्ग की पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी। मुझे ये भी बताया गया है कि आधुनिक सुविधाओं से संपन्न केवड़िया रेलवे स्टेशन पर जल प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। सोलर पैनल के जरिए 200 किलोवाट बिजली का उत्पादन भी किया जाना निश्चित किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बिना आधुनिक भारत की कल्पना असंभव है। राष्ट्रपति ने देश की इन दोनों महान शख्सियतों को गुजरात की तरफ से मानवता को देन बताया। कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति ने म्यूजियम और फूलों की घाटी का दौरा किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी किए और श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। 182 मीटर ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत स्तंभ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया गया। आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में
कुशल प्रशासक और दक्ष रणनीतिकार के रूप में उन्होंने ख्याति हासिल की। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 560 से ज्यादा देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय है। देशी राजाओं को मनाने और भारत के साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाते हुए देश को एकता के सूत्र में पिरोया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण किया। ट्विटर पर राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत के लौह पुरुष ने हमारे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। उनकी देश सेवा के लिए सभी भारतवासी सरदार पटेल के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के निर्माण में उनके योगदान को याद किया है। और भारत के पहले राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का लोकार्पण आज वडोदरा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश भारतीय रेल को दुनिया की सबसे अच्छी रेलवे बनाने की है। इसके लिए निवेश और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संस्थान के छात्रों से रेलवे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को वडोदरा में देश के प्रथम रेल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को देश को समर्पित किया। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई कि इस संस्था से पास होकर निकले छात्र रेल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत से जिस प्रकार से एकेडमिक रिगर रखा गया है, इसमें जिस प्रकार से करिकुलम को डिजाइन किया गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी जिन बच्चों को तैयार करेगी वो भी आगे चल के अगर भारतीय रेल में सेवा करते हैं तो हमें रेलवे में और 4 कदम आगे जाने के लिए बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत बहुत उसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि देश में रेलवे का तेजी से विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हो रहा है। सरकार की कोशिश भारतीय रेल को दुनिया की सबसे अच्छी रेलवे बनाने की है। मॉडर्नाइजेशन की कड़ी तेज होते जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयासों से हम भारतीय रेल को विश्व की सबसे अच्छी रेल बनाने में सफल होंगे। Most modern technologies will be introduced in India. Most modern equipment will be introduced in India. राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा विश्वविद्यालय है जो रेल के कामकाज से जुड़े अध्ययन के लिए बनाया गया है। इसका मकसद भारत की रेलवे प्रणाली पर अनुसंधान और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान में ट्रांसपोर्ट एंड सिस्टम डिजाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स जैसे विषयों की पढ़ाई होगी। इस साल सितंबर में 2 पूर्ण आवासीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 20 राज्यों के 103 छात्रों को पहले बैच में प्रवेश दिया था। वहीं 2019-20 के शैक्षणिक सत्र से यहां स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक साथ आगे बढ़ते हुए भारत और फ्रांस ने अफ्रीका में विकास के क्षेत्र में साथ मिलकर संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और फ्रांस के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़े होंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन येव्स ने अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान शनिवार को दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांस के सहयोग से प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा उपक्रम लगाने के काम को शुरू करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। रत्नागिरी जिले में प्रस्तावित इस प्लांट का निर्माण काम पूरा होने के बाद 10 गीगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। दोनों पक्ष यानी भारत और फ्रांस जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना को जल्दी से जल्दी शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि NPCIL और EDF के बीच 2018 में हुए इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट के अनुसरण में दोनों पक्षों ने बहुत प्रगति की है। हमने आज
स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट को भी अपनाया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के मसले पर फ्रांस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में FTF समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सहयोग करता रहेगा। आज हमारे बीच चर्चा में हमने आतंकवाद के विरुद्ध लगातार लड़ते रहने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया है। इस क्षेत्र में हमारे बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि FATF इस पर भी है। दोनों विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने, रक्षा, सुरक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग में इजाफा करने पर भी सहमति जताई। हाल ही में फ्रांस के सहयोग से फ्रेंच गुयाना से भारत का सबसे भारी GSAT-11 उपग्रह छोड़ा गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर लिए गए फैसलों से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में हाल ही के आतंकी हमले में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताई और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। आपसी विश्वास और सहमति पर आधारित भारत और फ्रांस के संबंध तेजी से और लगातार बढ़ रहे हैं। भारत और फ्रांस के इन संबंधों को कहा जा सकता है कि भारत के विकास के हित में है और भारत की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने वाला है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की CBI रिमांड 4 दिन तक बढ़ा दी है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद शनिवार को उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मिशेल को 4 और दिनों की CBI रिमांड पर भेज दिया। CBI ने कोर्ट से मिशेल की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। इससे पहले 10 दिसंबर को कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी थी ताकि CBI हिरासत में उससे और पूछताछ करी जा सके। रिमांड की इस अवधि के दौरान मामले से जुड़े कई दस्तावेजों के बारे में उससे पूछताछ की गई थी। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोपी है। मोदी सरकार के प्रयासों के बाद 4 दिसंबर को उसे दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। मिजोरम में MNF नेता जोरमथांगा आज तीसरी बार राज्य की कमान संभाल ली है। राजधानी आइजोल में राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के राजशेखरन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरमथांगा को बधाई दी है और उम्मीद जताई कि नई सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। इससे पहले जोरमथांगा 1998 से 2008 के बीच भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीते 2 विधानसभा चुनाव में MNF को हार का सामना करना पड़ा और करीब 10 साल बाद सत्ता में उनकी वापसी हो गई है। हाल ही में हुए मिजोरम विधानसभा चुनाव में 26 सीटें जीतकर मिजो नेशनल फ्रंट ने शानदार जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल की। मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने साफ किया है कि उनकी पार्टी NDA और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। वहीं ऑपरेशन पर बाधा डालने की कोशिश कर रहे स्थानीय लोगों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। हालात बेकाबू होने पर मजबूरन सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया खबर के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने सुबह पुलवामा के सिरनो गांव में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान छिपे आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।